रामपुर नाम के एक गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू बहुत गरीब था। उसके माँ बाप रोजी रोटी कमाने के लिए गांव में जो काम मिले उसे करते थे। गरीब होने के कारण बबलू का कोई दोस्त नहीं था और न ही वो उनके साथ कुछ खा पी सकता था। एक दिन ऐसे ही स्कूल के पास एक आइसक्रीम वाला आता है। सारे बच्चे आइसक्रीम खरीद कर खाते रहते हैं, लेकिन बेचारा बबलू पैसे ना होने की वजह से दूर से ही उनको देखता रहता है और बाकी के बच्चे उसे चिढ़ाते रहते हैं। ये देखकर बबलू उस आइसक्रीम वाले के पास जाता है और कहता है, भैया भैया मुझे भी एक आइसक्रीम दे दो ना। हाँ हाँ, लेकिन 5 रुपए का है। 5 रुपए का? बाप रे भैया, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो क्या मुफ्त में आइसक्रीम खाना चाहते हो? मुफ्त खोर, चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आइसक्रीम वाले की डांट सुनकर बबलू नाराज होता है और वहां से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है, रो मत बेटा बबलू, क्या हुआ मुझे बताओ। कौन है? पहले मेरे सामने आओ। बबलू के कहने पर पेड़ पर लगा हुआ एक फल नीचे गिरता है और बबलू से कहता है, बबलू मैं हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे नहीं क्या हुआ? अरे तुम फल होकर बात कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई फल हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें आइसक्रीम खाने नहीं मिली इसलिए रो रहे हो ना, तो ये लो, मैं तुम्हें एक आइसक्रीम साइकिल देता हूँ। इससे तुम जितनी चाहे उतनी आइसक्रीम खा सकते हो और साथ में किसी गरीब को बिना पैसे लेकर खिला भी सकते हो। लेकिन जिसके पास पैसे है उन्हें बेच भी सकते हो, जिससे तुम्हारे घर वालों को भी पैसे की मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जादुई फल, लेकिन जादुई फल मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं तो इसे चला भी नहीं सकता। ठीक है, जब तक तुम साइकिल चलाने लायक बड़े नहीं होते तब तक मैं पंख लगा कर देता हूँ, जिससे यह साइकिल उड़ने लगेगी। अब जाओ और मजे करो। ऐसा बोलकर जादुई फल वापस जाकर अपने टहनी पर लग जाता है। बबलू सबसे पहले जी भरकर अपनी मनपसंद आइसक्रीम खाता है। उसके बाद जैसे ही वो आइसक्रीम साइकिल पर बैठता है, उसके 2 पंख निकल आते हैं और आइसक्रीम साइकिल हवा में उड़ने लगती है। बबलू नज़ारों का मजा लेते हुए नदी, पहाड़ और जंगल के ऊपर से उड़ते हुए अपने गांव पहुंचता है और जहां बच्चे खेलते रहते हैं वहां उतरता है और वो कहता है, जो आइसक्रीम खाने के लिए पैसे दे सकता है वो पैसे देकर खाओ, और जो नहीं दे सकता वो भी खा सकता है। ऐसा बोलते ही गरीब और सभी बच्चे आइसक्रीम खाने के लिए टूट पड़ते हैं। फिर बबलू कहता है, अरे दोस्तों, ऐसे ही आइसक्रीम खाते रहोगे या फिर मेरे साथ हवा में उड़कर आइसक्रीम खाने का मजा लोगे? चलो मेरे साथ। बबलू एक एक करके सारे बच्चों को साइकिल पर बिठाकर उन्हें हवा की सैर कराता है और सारे बच्चे बड़े खुश होते हैं। उस दिन से रोज बच्चे बबलू की ही आइसक्रीम खाने लगते हैं। रोज रोज होता ये देख गांव का आइसक्रीम वाले का आइसक्रीम का धंधा पूरा डूब जाता है और वो मन में ठान लेता है कि बबलू को वो सबक सिखाएगा। ये सोचकर वो एक रात बबलू के घर जाकर की साइकिल उठाता है और जंगल में जाकर उसे तोड़ देता है और आइसक्रीम साइकिल को वही फेंक कर वापस आ जाता है। लेकिन वो जैसे ही घर वापस आता है, वो देखता है कि उसका घर भी टूट गया। वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। इधर बबलू की आइसक्रीम साइकिल अपने आप जुड़ जाती है और बबलू के घर के सामने आकर खड़ी रहती है। बबलू साइकिल को निकालकर वापस बच्चों को आइसक्रीम खिलाता है और हवा में घुमाता है। ये देखकर आइसक्रीम वाला भी चक्कर खाकर गिर पड़ता है। वाराणसी नाम के एक गाँव में नारायण नाम का एक आदमी अपनी बीवी पुष्पा और 2 बेटियों के साथ रहता था। नारायण के बड़ी बेटी का नाम अंजना और छोटी बेटी का नाम संजना था। नारायण गांव में छोटा मोटा काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। नारायण की बीवी समोसे बनाने में माहिर थी। उसके हाथ के समोसे बहुत स्वादिष्ट बनते थे। वो रात को ही कच्चे समोसे बनाकर रखती थी और सुबह होते ही सबको गर्मा गर्म फ्राई करके नाश्ते में खिलाती थी। इस तरह से उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन बड़ी बेटी की शादी की उम्र निकली जा रही थी, फिर भी उसे कोई लड़का पसंद नहीं करता। फिर एक दिन उसे एक लड़का देखने आता है। जी नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश है और ये मेरा दोस्त अजय। मेरे माँ बाप का पिछले साल ही बुढ़ापे के कारण देहांत हो गया, इसलिए मैं अपने दोस्त को साथ लेकर आया लड़की देखने। अच्छा किया, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में
नाश्ते में अंजना समोसे लेकर आती है। समोसे खाते ही प्रकाश समोसे की बहुत तारीफ करता है और लड़की को पसंद कर लेता है। नारायण भी सोचता है कि इतनी कोशिशों के बाद आखिरकार अंजना को किसी ने पसंद तो किया, इसलिए वो बिना कुछ सवाल किए उन दोनों की शादी कर देता है। कुछ दिनों के बाद प्रकाश अंजना को लेकर अपने ससुराल आता है। प्रकाश कहता है, कैसे हो सासू माँ और ससुर जी? काफी दिन हो गए ना। अंजना भी आपकी बहुत याद कर रही थी और मैंने भी सोचा मुझे भी सासू माँ के हाथ के समोसे खाने मिलेंगे इसी बहाने, इसलिए चला आया। लेकिन दामाद जी, आपके काम का कैसे? इतने दिन छुट्टी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, काम का क्या है, जब मन हुआ तब जाता हूँ, वरना छुट्टी। इस तरह से प्रकाश भी रोज रोज नए नए खाने का और रुपयों की डिमांड करता है और नारायण भी देते जाते हैं। वो दामाद था, इसलिए दोनों कुछ नहीं बोल पाते। आपके हाथ के समोसे तो वर्ल्ड फेमस है सासू माँ। काश मेरा दोस्त यहाँ होता, उसको भी बताता कि मेरा रिश्ता किस घर में हुआ है। प्रकाश समोसे खाता है और बाहर निकलकर अपना पर्स गुम जाने का नाटक करता है और ससुर जी से रुपए मांगता है। अरे रे ससुर जी, जरा 500 रुपये तो देना, पान खाकर आता हूँ, मेरा पर्स कहीं गुम गया है। नारायण जी दामाद को 500 रुपये देते हैं। तभी पुष्पा कहती है, ये क्या जी, दामाद का तो कुछ अलग ही नाटक दिख रहा है। काम वाम तो कुछ करते नहीं और अब यहाँ आकर हमसे ही बेशर्म जैसे पैसे मांग रहे हैं। ये बात उनकी छोटी बेटी संजना सुन लेती है और सीधा सीधा अपनी दीदी अंजना के पास जाकर कहती है, अरे दीदी, तुम जीजाजी से पूछ लो कि उन्हें कितने रुपए चाहिए। इस तरह से घर में बिठाकर खिलाने पिलाने से कितना रुपया खर्च होगा। और गांव वाले भी अब बातें करने लगे हैं। नारायण गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ कर्जा लेता है और दामाद को कहता है, दामाद जी ये लीजिए कुछ रुपए, आपको काम आएंगे। काफी दिन हुए आपको आकर, सोचा इसी बहाने ये रुपए दे दूं। हाँ हाँ, सही किया ससुर जी, मुझे कुछ रुपए की तो जरूरत थी ही। कमाल है ससुर जी, कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा, इसलिए आपके यहाँ बार बार आने का मन करता है मेरा। सासू माँ, हम निकल जाएंगे, जरा कुछ समोसे पैक करवा दीजिए रास्ते में खाने के लिए। फिर इसी तरह से प्रकाश हर महीने ससुराल आता है और अपनी मनमानी करके कुछ रुपए लेकर चला जाता है। कुछ ही दिनों में दिवाली आती है और प्रकाश अंजना को लेकर फिर ससुराल आता है। प्रकाश कहता है, दिवाली की छुट्टियां लगी, सोचा कुछ दिनों के लिए आपसे मिलकर आऊं। लेकिन आपका काम धाम जीजाजी, आप तो प्राइवेट काम करते हैं, कोई कुछ कहता नहीं? इतने दिन छुट्टी लेते तो? अरे नहीं, मेरा काम का मैं खुद मालिक हूँ, जब मन किया तब जाता हूँ। और जिसका ससुर नारायण जैसा हो, उस दामाद को काम करने की क्या जरूरत है। संजना ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और जीजाजी को सबक सिखाने की ठान लेती है। वो गांव के डॉक्टर से मिलकर एक प्लान बनाती है। दूसरे दिन पुष्पा नाश्ते में समोसे बनाती है। संजना चुपके से आकर उसमें जमाल गोटा मिला देती है। समोसा खाने के थोड़ी देर बाद ही प्रकाश की तबीयत खराब होती है। उसे सब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे चेक करता है और बोलता है, अरे रे, आपके दामाद को तो बड़ी गंभीर बीमारी हुई है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, सिर्फ एक काम करके ही इससे बचा जा सकता है। कौन सा काम बताइए डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मरना नहीं है। आपको ससुराल आना छोड़ना पड़ेगा, यहाँ का वातावरण आपको सूट नहीं कर रहा है और दिन में 8 घंटे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तभी आपको इस बीमारी से राहत मिलेगी। उस दिन के बाद से प्रकाश काम करने लगता है और ससुराल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। महाबलेश्वर नाम के गांव में बिट्टू नाम का एक जवान लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। बिट्टू के पिताजी एक ऑटो चलाते थे। वो बहुत गरीब थे, फिर भी बिट्टू को वो अच्छे कॉलेज में शिक्षा लेने भेजते थे। बिट्टू के कॉलेज में उसके काफ़ी दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त का नाम रुपेश था। रुपेश और बिट्टू रोज साथ में कॉलेज आते जाते थे। लेकिन रुपेश के पिताजी रूपलाल गांव के एक बड़े व्यापारी थे और उनको रुपयों का बहुत घमंड था। गरीब लोगों से तो वो काफ़ी नफरत करते थे। रुपेश का बिट्टू से दोस्ती रखना रूपलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे रुपेश, तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं, अपने बराबर वालों के साथ ही दोस्ती करो। उस फटीचर में ऐसा क्या है जो उसके साथ ही घूमते रहते हो? पिताजी,
वो मेरा दोस्त है और दोस्ती में अमीर गरीब नहीं देखते। आप चाहे कितना भी कहिए, लेकिन मैं उसकी दोस्ती कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बातें सुनकर रूपलाल अपने माथे पे हाथ देता था और अपने काम पर लग जाता था। लेकिन वो रोज इसी बात की कोशिश करता था कि आखिर रुपेश की दोस्ती बिट्टू से कैसे तोड़ूं। तभी एक दिन रुपेश घर में टीवी पर एक मूवी देखते रहता है जिसमें एक आलीशान स्विमिंग पूल दिखाते हैं। उस स्विमिंग पूल को देखकर रुपेश अपने पिताजी से वैसा ही स्विमिंग पूल बनाने की मांग करता है और रूपलाल भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन रुपेश से वो कहते हैं, देखो रुपेश, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्विमिंग पूल मैं बना कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त पिताजी? तुझे अपने फटीचर दोस्त बिट्टू से अपनी दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। लेकिन पिताजी, बिट्टू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं? बदतमीज, अपने बाप को सिखाता है। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो ही तुझे स्विमिंग पूल बना कर दूंगा, नहीं तो भूल जाओ। ठीक है पिताजी, कल से मैं बिट्टू से नहीं मिलूंगा। दूसरे ही दिन रूपलाल अपने घर एक बड़ा और आलीशान स्विमिंग पूल बनवाते हैं। रुपेश उसमें खूब तैरता भी है। फिर दूसरे दिन वो जब कॉलेज जाता है, अपने सारे दोस्तों को वो घर के स्विमिंग पूल के बारे में बताता है। ये सुनकर बिट्टू के सभी दोस्त बहुत आकर्षित होते हैं। तभी बिट्टू रुपेश से पूछता है, अरे रुपेश, ये स्विमिंग पूल दिखने में कैसा होता है? क्या वो समुंदर के जैसा गहरा होता है या फिर नदी के जैसा लंबा होता है? अरे, लगता है तुम लोगों ने कभी स्विमिंग पूल देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम सभी कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे घर में स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाते हैं। रुपेश सभी दोस्तों को अपने घर लेकर जाता है और सभी स्विमिंग पूल में तैरते हैं और बहुत मस्ती मजाक करते हैं। तभी रुपेश के पिताजी वहां आते हैं। वो कहते हैं, अरे तुम भिखारी फटीचर लोग यहाँ कैसे आए और मेरे स्विमिंग पूल में तैरने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये क्या खैराती स्विमिंग पूल है जो मुंह उठाकर चले आए तैरने? चलो निकलो बाहर यहाँ से। आज के बाद यहाँ पर कभी मत आना। तुम लोगों की तो झांक कर देखने की भी औकात नहीं है। रुपेश, तुमने तो कहा था कि तुम इस फटीचर बिट्टू से दोस्ती तोड़ दोगे, कहाँ था कि नहीं? अरे पिताजी, जरा ठीक से याद कीजिए, मैंने क्या कहा था? तुमने कहा था कल से बिट्टू के साथ दोस्ती खत्म, कहा था ना? बोलो। हाँ, वही तो कह रहा हूं मैं, कल से दोस्ती खत्म, आज से नहीं। तो जाइए पिताजी, कल का इंतजार कीजिए। ऐसा बोलकर रुपेश और उसके सारे दोस्त वहां से भाग जाते हैं और बिट्टू के पिताजी के पास आते हैं। बिट्टू के पिताजी के पास एक खराब ऑटो रहता है। उस ऑटो को बिट्टू और उसके दोस्त सुधारते हैं और एक ट्रैक्टर की ट्रॉली को अच्छे से वाटरप्रूफ कराकर उस ऑटो को जोड़ देते हैं और गांव के पास वाली नदी पर जाकर उसमें पानी भरते हैं। और फिर सभी दोस्त ऑटो स्विमिंग पूल में गांव में घूम घूम कर नहाते हैं। उन्हें देखकर गांव के लोग भी दंग रह जाते हैं। गांव में घूमते घूमते अचानक रुपेश के पिताजी रूपलाल उनके ऑटो के सामने आते हैं। रुपेश उनसे कहता है, पिताजी देखा आपने, मेरे इन गरीब दोस्तों को आपने घर के स्विमिंग पूल को झांक कर देखने के लिए भी मना किया था, लेकिन बिट्टू की करामत देखिए, उसने घूमता हुआ स्विमिंग पूल ही बना डाला और पूरे गांव वालों को दिखा भी रहा है। सभी दोस्त ऑटो स्विमिंग मुझे माफ कर दो रुपेश, मैंने तुम्हारे दोस्तों को बहुत भला बुरा कहा। लोग भी दंग रह जाते। इस तरह बिट्टू और उसके दोस्त रोज ऑटो स्विमिंग पूल में गांव में घूम घूम कर तैरते और दूसरों को तैरने भी देते थे।